हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में बीकॉम के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स पेपर इंश्योरेंस बीमा में अपने आज इसकी नेचर और करैक्टरिस्टिक्स के बारे में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपने इंश्योरेंस के मीनिंग, डेफिनेशन, ओरिजिन एंड टर्मिनोलॉजी इसके बारे में अपने बात की थी। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से उस जो आपके मीनिंग एंड डेफिनेशन को देखा। अगर मैंने पहले भी कहा था उनके पॉइंट्स को उसको पॉइंट्स में बनाया जाए, जो हमने डेफिनेशंस दी हैं, जो हमने उसका कंक्लूड किया है, तो काफ़ी पॉइंट्स हमें विशेषताओं के उनमें से मिल जाएंगे। यहाँ आज इस लेक्चर में मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि नेचर और करैक्टरिस्टिक्स बहुत सब्जेक्ट पर इसमें कई बार कॉमन दे दिया जाता है और कई बार अलग से नेचर को भी बताया जाता है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें इन दोनों का थोड़ा अर्थ जानना या इसकी मीनिंग जानना ज़रूरी है। तो किसी भी विषय वस्तु के संबंध में जो विशेषताएं हैं वो तो आपको उसके विषय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, हम उनको विशेषताओं में ले लेते हैं। लेकिन नेचर में उस विषय वस्तु की जो आधारभूत विशेषताएं हैं, फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स है, अर्थात जो उसके बेसिक्स को पूरी तरह क्लियर करते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं विशेषताओं को, जो आधारभूत विशेषताएं हैं, फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स है, उनको नेचर में सम्मिलित किया जाता है, प्रकृति में उसको सम्मिलित किया जाता है। तो आज हम इसको कॉमन रूप में देखेंगे कि बीमा की विशेषताएं क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। तो सब इसमें कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। पहले इसमें आता है, जो पहला पॉइंट है कि जोखिम से सुरक्षा, ए डिवाइस ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। ये क्या है बीमा? हम इसकी क्या फर्स्ट इसका करैक्टर क्या है कि ये जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात बीमे का निर्माण ही इसलिए किया गया है कि ये जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करे, चाहे वो जीवन की हो, माल की हो, संपत्ति की हो, व्यवसाय की हो, व्यक्तिगत उसकी दुर्घटना से हो, अन्य प्रकार की अनेक जो जोखिमें होती हैं उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया है। तो अपने ये कह दें कि बीमा जो है एक आर्थिक हानि के विरुद्ध हमें सुरक्षा प्रदान करता है, या इंश्योरेंस इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इकोनॉमिक रिस्क। दूसरा इसमें आता है जोखिमों को बांटने की विधि है, ए डिवाइस ऑफ स्प्रेडिंग रिस्क। ये जोखिमों को बांटने का एक तरीका है, विधि है। जैसा कि इसके अर्थ में अपने देखा था कि बीमा एक ऐसी विधि है जिसमें जोखिमों को आपस में बांट लिया जाता है। अर्थात इसमें बीमित जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जोखिमों को बांटने के लिए बीमाकर्ता से अनुबंध करते हैं और उसके बदले में अपनी हानियों की सुरक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बदले में प्रतिफल का भुगतान करते हैं। तो ये इसका मतलब, किसी व्यक्ति को अगर हानि हो जाती है तो बाकी अन्य व्यक्तियों द्वारा जो प्रीमियम एकत्रित करके एक कोष बनाया गया है, बीमाकर्ता उस कोष में हानि होने वाले व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करता है। इस प्रकार कह सकते हैं यह जोखिमों को बांटने की विधि है। थर्ड इसमें तीसरा पॉइंट आता है जोखिमों को ट्रांसफ़र करने की विधि, या इसको कहते हैं डिवाइस ऑफ ट्रांसफ़र रिस्क, ट्रांसफरिंग रिस्क। तो बीमा जोखिमों को एक ट्रांसफ़र करने की विधि है, अर्थात जो व्यक्ति बीमित होते हैं उनके विभिन्न आपस में व्यक्तियों द्वारा बनाया गया जो संगठन होता है बीमाकर्ता द्वारा, ये आपस में जो व्यक्ति को हानि होती है वो उसको मिलकर बांटकर उसकी क्षतिपूर्ति कर देते हैं। इसी प्रकार चौथा पॉइंट आता है हानियों को निश्चित करने की विधि। ये क्या करते हैं, ए डिवाइस ऑफ फिक्स लॉसेस, कि अपने पहले हानियों को निश्चित कर लेते हैं। बीमा एक ऐसा साधन है, हम कह दें, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति भविष्य में होने वाली हानियों को निश्चित कर सकता है। अर्थात बीमा एक किसी भी बड़ी अज्ञात हानि को, जो हो सकती है और नहीं भी हो सकती, प्रीमियम के माध्यम से इसको निश्चित करता है। अर्थात पहले तय कर लेता है कि वो इतने प्रीमियम का भुगतान करेगा और उसके होने वाली निश्चित राशि की हानि की क्षतिपूर्ति उसको की जाएगी। इसी प्रकार हम इसको पांचवा इसका एक दृष्टिकोण देखें, पांचवें पॉइंट के रूप में, वो आता है सहकारी व्यवस्था,
कि ये एक सहकारी व्यवस्था, हम कह दें कि वास्तव में ये एक कोऑपरेटिव डिवाइस है। जैसे अगर हम सहकारिता के माध्यम से या सहकारिता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जिसमें सहकारिता का सिद्धांत होता है एक सब के लिए और सब एक के लिए, उसी प्रकार इसमें सभी व्यक्ति अर्थात जो बीमित हैं, जिनका बीमा किया गया है, वो मिलकर अपनी किसी हानि के प्रतिफल के बदले में कुछ अंश दान देते हैं, अपना प्रीमियम देते हैं। उस कोष से बीमा करता क्या करता है, किसी व्यक्ति को हानि होने पर उसकी क्षतिपूर्ति करता है। इस प्रकार सहकारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक सहकारी व्यवस्था दिखाई देती है। 6 पॉइंट के रूप में आता है बीमा एक अनुबंध है। तो बीमा एक विशेष प्रकार का अनुबंध है, ये मैंने पहले भी आपको मीनिंग में स्पष्ट किया था, जो कि बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के मध्य होता है। अर्थात जिस व्यक्ति को इंश्योर्ड किया जाता है और इंश्योरर, इनके बीच में ये एक ठहराव होता है जिसको कानूनी हम जामा पहनाते हैं और इसके बदले में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर वो कानून संबंधी कार्रवाई भी कर सकता है। तो हम कहते हैं इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इसी प्रकार ये कुछ 7वां पॉइंट आता है, कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। अर्थात कोई भी विषय वस्तु हो उसके कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं। उसी प्रकार बीमे के भी कुछ सिद्धांत हैं जिनको जाके अपने अध्ययन करेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन मोटे तौर पर हम कह दें कि वास्तव में बीमा का है ये एटमोस्ट गुड फेथ, जिसको अपने कहते हैं परम सद्भावना का सिद्धांत, परम सद्भावना का सिद्धांत। और या इसी प्रकार कह दें कि ये बीमा हित का सिद्धांत, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये 2 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। 8वें पॉइंट के रूप में हम कह सकते हैं, इसकी विशेषताओं में कह दें, नेचर में कह दें कि इसका वाइड स्कोप होता है। अर्थात बीमा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। जैसे समुद्री बीमा है, अग्नि बीमा है, इसी प्रकार कृषि बीमा है, पशुधन बीमा है, मकान बीमा है, हाउस इंश्योरेंस है, मेडिकल बीमा है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है। तो इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र है और जिसके अंतर्गत ये बीमा कार्य करता है। अर्थात विभिन्न बीमित व्यक्ति अपना हानि का इसमें बीमा करवाते हैं। ये 9th पॉइंट के रूप में हम कह सकते हैं कि ये इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क है, अर्थात जोखिमों का मूल्यांकन। इसमें क्या किया जाता है कि इसकी आधारभूत विशेषता है, इसकी एक आधारभूत प्रकृति है कि बीमा जोखिमों का मूल्यांकन करता है कि जोखिम की राशि और इसकी संभावना, इन दोनों को पहले से तय कर लिया जाता है और तत्पश्चात इन दोनों के आधार पर ही बीमा की प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है कि बीमा वास्तव में जोखिम का मूल्य कितना है, कि कितना का हमें जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। और उसके बाद जो बीमा कराने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसको देखा जाता है। और इसके साथ साथ संभावना क्या है, जोखिम की कितने % संभावना है, इन बातों के आधार पर जोखिम का मूल्यांकन करते हुए उसके आधार पर इसके प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है, जो कि बीमित व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है। इसका 10th पॉइंट आ जाता है घटना के घटित होने का पर भुगतान। घटना के घटित होने पर भुगतान, या कह दे पेमेंट आफ्टर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो बीमा के अंतर्गत बीमा राशि का भुगतान किसी निश्चित घटना के घटित होने की क्रिया पर किया जाता है। जीवन बीमा में प्राय घटना का घटित होना निश्चित है। इसमें या तो बीमित व्यक्ति की, जैसे जीवन बीमा है, जीवन बीमा को ले लिया जाए तो इसमें घटना का घटित होना निश्चित है। अर्थात या तो बीमित जिस व्यक्ति ने बीमा कराया उसकी मृत्यु होती है, और या जिसने टाइम के लिए, जिस अवधि के लिए उसने कराया वो अवधि समाप्त हो जाती है। दोनों ही स्थितियों में उसको बीमाकर्ता को इसका निश्चित भुगतान करना पड़ता है। किंतु जो दूसरे बीमे हैं, अन्य बीमे हैं, जैसे समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, अन्य जो बीमा है, उसमें घटना के घटित होने पर केवल क्षतिपूर्ति की जाती है जिसका वो पहले से निर्धारण कर चुके हैं। तो 2 बातें इसमें प्रमुख हुई कि घटना के घटित होने पर भुगतान, इस पॉइंट में कि एक तो यदि जीवन बीमा है
तो उस स्थिति में निश्चित तौर पर भुगतान होगा। उसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो मृत्यु होने पर या उसकी बीमा की अवधि पूर्ण होने पर। लेकिन अन्य प्रकार के जो बीमा है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है, समुद्री बीमा है, अग्नि बीमा है, या अन्य प्रकार के जो बीमा है, उसमें ये जरूरी नहीं है घटना घटित हो, घटित होने पर है उसको क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, अथवा कोई घटना घटित नहीं होती, अवधि समाप्त हो जाती है तो उसके बदले में उसको कोई भुगतान नहीं किया जाता। इसी प्रकार इसमें आ जाता है शुद्ध जोखिमों का बीमा। तो जोखिम को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आता है शुद्ध जोखिम और दूसरा आता है स्पेकुलेशंस रिस्क, अर्थात परिकल्पनीय जोखिमें। तो जो शुद्ध बीमा जोखिमें हैं, केवल इसका ही बीमा किया जाता है, क्योंकि जो स्पेकुलेशन है, सट्टे के जोखिम है या अन्य प्रकार के जो जोखिम है, इसका बीमा नहीं किया जा सकता। क्योंकि शुद्ध जोखिम में तो जो संभावना रहती है वो हानि की होती है, जो बीमित व्यक्ति है उसको हानि की संभावना होती है, जबकि जो सट्टे के जोखिम है उसमें हानि और लाभ दोनों की संभावना होती है। तो इसलिए जोखिम के अंतर्गत केवल शुद्ध जोखिमों को, प्योर रिस्क आर इंश्योर्ड, हम ये कह दें कि जो प्योर रिस्क है केवल उसको ही इसमें इंश्योर्ड किया जाता है। इसी प्रकार हम इसके 14 पॉइंट के रूप में देखते हैं कि बीमा जुआ नहीं है, अर्थात इंश्योरेंस नॉट ए गैम्बलिंग। बीमा जुआ नहीं है, जुए और बीमे में अंतर है। इसमें क्योंकि जुआ में एक पक्षकार को हानि होती है और दूसरे पक्षकार को लाभ होता है, जबकि बीमा में ऐसा नहीं होता। इसमें बीमाकर्ता अन्य बीमित व्यक्तियों से प्रीमियम प्राप्त कर किसी भी एक व्यक्ति के, बीमित व्यक्ति के हानि होने पर उसकी क्षतिपूर्ति करता है। तो इसलिए बीमा जुआ नहीं है, हम कह दें इंश्योरेंस नॉट ए गैम्बलिंग। इसी प्रकार हम ये कहते हैं बीमा सामाजिक परिवर्तन का साधन है, अर्थात इसमें व्यक्ति एक सामाजिक व्यवस्था है, ये एक सामाजिक ढांचा बनाया गया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने अनिश्चितता को, जोखिम को प्रीमियम के आधार पर कम करता है। और लास्ट पॉइंट के रूप में आता है बीमा कानून द्वारा नियमन है, अर्थात रेगुलेटेड बाय लॉ। अर्थात बीमा कोई सामाजिक व्यवस्था तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसको कानूनी जामा भी पहनाया गया है। देश में अनेक प्रकार के कानून लागू किए गए हैं जो बीमा की गतिविधियों को नियमित करते हैं। जैसे साधारण बीमा अधिनियम है, साधारण बीमा अधिनियम, जीवन बीमा निगम अधिनियम है, इसी प्रकार बीमा अधिनियम है, समुद्री बीमा अधिनियम है। तो अनेक प्रकार के अधिनियम हैं जिसके द्वारा बीमा की गतिविधियों को, जो उसके अलग अलग एरियाज़ हैं, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। और इन सब पर हम कह दें नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा एक सेंट्रलाइज व्यवस्था भी की गई है जिसे कहा जाता है IRDA। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको हिंदी में हम कहते हैं बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण। बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा बीमा को नियमित और नियंत्रित किया जाता है। धन्यवाद।